नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके गुरुजी अड्डा पर मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्रिय साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं 16 महाजनपदों के बारे में और 16 महाजनपदों के बारे में इस चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपको जानने को मिलेंगी और बुद्ध के समय जो 10 प्रमुख गण थे, जो वंश थे, उनसे भी संबंधित जानकारी यहाँ आपको मिलेगी। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं कि राजतंत्र क्या होता था और गणतंत्र क्या होता था। देखिए, उस समय जो राजतंत्र होता था उस पर प्रधान शासक होता था और गणतंत्र में कबीलाई व्यवस्था थी जहां राजा प्रमुख होता था। दोनों के अपने अपने अलग अलग कार्यक्षेत्र थे, अलग अलग सैनिक व्यवस्था थी, अलग अलग प्रकार की कर व्यवस्था थी। आइए इन सबको और बुद्ध के समय जो गण थे इंपॉर्टेंट, उन सब की चर्चा हम लोग डिटेल में करते हैं, 1 बाई 1। आइए देखते हैं। अगर 16 महाजनपदों की बात किया जाए तो सबसे पहले हम समझते हैं कि राजतंत्र क्या होता है। देखिए, राजतंत्र में आपको शासक देखने को मिलेगा। जो शासक होता था वो क्या काम करता था? यहाँ केवल कृषकों से वसूले गए राजस्व का अधिकारी होता था जो शासक होता था। अर्थात जो कृषक थे उनसे जो कर मिलता था राजस्व के रूप में, उसको जो है वसूल करवाता था। एक व्यावसायिक सेना भी रखता था। जो शासक होता था वो एक व्यावसायिक सेना रखता था और ब्राह्मण शक्तिशाली थे। इस समय जो राजतंत्र होता था, यहाँ पर ब्राह्मण की सत्ता सर्वोच्च मानी गई थी। कारण क्या था? क्योंकि इनको बहुत सारे यज्ञ करवाने पड़ते थे। अब जब यज्ञ करवाना पड़ेगा तो आपको पुरोहित की जरूरत पड़ेगी जो वैदिक मंत्रों का ज्ञाता हो, इसलिए ब्राह्मणों का वर्चस्व सर्वाधिक था। निर्णय लेने की प्रक्रिया शासक और उसकी समिति के पास थी। जो शासक होता था उसके पास और उसकी जो समिति, जो परिषद होती थी, उसके पास किसी भी विषय पर, किसी भी बिंदु पर वो अंतिम निर्णय लेने की शक्ति होती थी। अर्थात कह सकते हैं कि नियम और कानून बनाने का दायित्व राजा और उसकी समिति के पास होता था। कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, गणतंत्र क्या था और इसका प्रावधान क्या था। यहीं से निकला है राजतंत्र और गणतंत्र। यहां पर जो शासक था वो कबीलाई अर्थात कुलीन का अधिकारी, इसको राजा कहते थे। कुलीन का अधिकारी होता था, इसको राजा कहते थे और राजस्व पर इसका नियंत्रण होता था। राजा अपने सेनापति के अधीन सेना का प्रबंधन करने के लिए स्वतंत्र था। अर्थात राजा अपने सेनापति को संपूर्ण जिम्मेदारी सौंप देता था कि आप सेना को संगठित करिए, सेना का निर्माण करिए, मुझे जब भी जरूरत पड़ेगी मैं आपसे सेना चाहूंगा। ठीक है, ये कबीलाई समाज था। ब्राह्मणों का कोई स्थान यहां नहीं होता था और निर्णय कुलीनों की समिति के अंतर्गत दिया जाता था। अर्थात जो समिति थी वो कुलीनों के अधीन थी। जो कुलीन व्यक्ति थे उनका वर्चस्व यहाँ ज्यादा था। राजा उन्हीं के आधार पर निर्णय लेने का काम करता था। अब मैं आपको बताऊंगा बुद्ध के समय 10 गणतंत्र का उल्लेख मिलता है। यही जो गणतंत्र अभी हम बात कर रहे थे, यही 10 गणतंत्र बुद्ध के समय देखने को मिलेंगे। तो एक एक की बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो गणतंत्र था वो था कपिलवस्तु के शाक्य। कपिलवस्तु के शाक्य, इनकी राजधानी जो थी वो थी कपिलवस्तु। बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो इसी शाक्य में ही हुआ था। कपिलवस्तु के शाक्य गणतंत्र में ही हुआ था। शाक्य अपनी जाति के बाहर कन्याओं का विवाह नहीं करते थे। एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट इनके साथ जुड़ा था कि जो शाक्य जाति के समाज के लोग थे, ये अपनी कन्याओं का विवाह अपनी जाति के बाहर नहीं करते थे। और कौशल नरेश विदूढ़व ने जो है इसका विनाश कर दिया था आक्रमण करके। अर्थात इसके ऊपर आक्रमण किया था और इसको विनाश कर दिया। सुमसुमारा के भव्य जो दूसरा गणतंत्र था, इसका अनुमान वर्तमान चुनार से लगाया जाता है। इसके संबंध में बहुत ज्यादा कोई जानकारियां आपको नहीं मिलेगी। अलकप के बुली, इसकी राजधानी बेतिया, बेतिया बिहार में पड़ता है। यहाँ बौद्ध धर्म के अनुयायी देखने को मिलेंगे। बस इतनी सी संबंधित जानकारी से है। केशपुत्र के कलाम, आचार कलाम जो थे वो इसी जो है गणतंत्र से संबंधित थे और
इन्होंने ही बुद्ध को शिक्षा दी। अर्थात जब बुद्ध ने अपना घर त्याग दिया तब वो सांख्य दर्शन की जो शिक्षा थी वो इन्हीं आचार्य कलाम से ही ली थी। रामग्राम के कोलिये की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वर्तमान गोरखपुर के रामगढ़ ताल से इसकी जानकारी मिलती है। अपनी पुलिस शक्ति के लिए ये प्रसिद्ध थे। इनकी जो राजधानी थी वो रामग्राम थी। तो अभी कपिलवस्तु के शाक्य आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और आपके लिए कलाम वाला इंपॉर्टेंट है, कोलिया इंपॉर्टेंट है, कुशीनारा के मल्ल और पावा के मल्ल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुशीनारा के मल्ल की बात करते हैं तो वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु मल्ल का वंशज इनको माना गया है। जो कुशीनारा के मल्ल है इनको, अर्थात जो रामायण में जो लक्ष्मण जी थे, भगवान राम के भाई थे, इनके पुत्र थे चंद्रकेतु मल्ल, उन्हीं की संतान माना गया है इनको। पावा के मल्ल की बात करते हैं, कुशीनगर जिले के पडरौना स्थान का इससे संबंध है और ये अपनी सैनिक प्रवृत्ति के लिए फेमस थे। पिपलीवन के मौर्य बना है जो है, इसी मौर्य से ही बना है मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य इसी जो है गणतंत्र से, इसी गढ़ से संबंधित थे। मोरों के प्रदेश के निवासी होने के कारण इनको मौर्य कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका है वैशाली के लिच्छवी। यहां से आपको 2-3 जानकारियां मिलेगी। बुद्ध काल का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली अगर कोई गढ़ था वह था लिच्छवी। इसकी राजधानी वैशाली मुजफ्फरपुर जिले के बसाड़ स्थान पर है। बुद्ध के लिए महावन से कूटाग्रशाला का निर्माण करवाया था। महावन जो है एक स्थान है, तो महावन में कूटाग्रशाला का निर्माण बुद्ध के लिए करवाया गया था। यहाँ का राजा चेटक था। इसकी पुत्री का नाम था चेलना और इसकी बहन का नाम था त्रिशला। जो चेलना था इसका विवाह बिंबिसार जो मगध नरेश था उससे हुआ था और इसकी बहन त्रिशला जो थी वो महावीर की माता थी। तो लास्ट आपका जो 10वां है वो था मिथिला के विदेह। राजा जनक यहाँ के सम्राट थे, यहाँ के राजा थे। ये अपनी शक्ति और दार्शनिक ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। इनकी राजधानी मिथिला वर्तमान जनकपुर के नाम से जानी जाती है। ये था आपके 16 महाजनपदों का महत्वपूर्ण इतिहास और बुद्ध के संबंधित जो महत्वपूर्ण गणतंत्र थे जिसका उल्लेख मैंने आपको बताया। कल की क्लास में मैं आपको मगध साम्राज्य है, आगे चल करके एक विस्तृत साम्राज्य बनता है, उसी से संबंधित चर्चा मैं आपको करूंगा। तो मगध साम्राज्य की चर्चा और परिचर्चा हम लोग करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।